सोच के देखिए, क्या हो अगर एक पहाड़ बोलने लगे और उसकी आवाज सिर्फ हवा की सरसराहट ना हो, बल्कि एक जबरदस्त कविता हो, विरोध की, दर्द की और अपनी पहचान की। आज हम एक ऐसी ही आवाज सुनने जा रहे हैं जो सीधे अरावली पर्वत श्रृंखला के दिल से उठ रही है। कविता शुरू ही होती है इन दो सीधी चुभने वाली पंक्तियों से। देखिए, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये तो एक सीधा आरोप है, एक ऐसी चुनौती जो सत्ता के गलियारों में जाकर गूंजती है। टोन एकदम साफ है, अर्जेंट, जरूरी, और ये हमें फौरन ही मुद्दे की जड़ तक ले जाता है। तो जैसा हमने देखा, शुरुआत ही एक आरोप से हुई है, कोई नरम अनुरोध नहीं। ये पंक्तियां सीधे सीधे सत्ता के कामों पे सवाल उठाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये चुनौती आखिर कितनी गहरी है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि कवि फौरन ही विकास की जो सरकारी कहानी है ना, उसको खारिज कर देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि प्लीज रुक जाइए, नहीं, वो सीधे कह रहे हैं तुम जो कर रहे हो वो बेवकूफ़ी है। ये तो प्रोग्रेस यानी प्रगति के पूरे आइडिया पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और ये लाइन उसी बात को और भी मजबूत करती है। पहाड़ मानो खुद कह रहा हो कि मैं तुम्हारी स्कीम्स के लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं हूं। ये अरावली को सिर्फ एक रिसोर्स या एक प्रोजेक्ट साइट की तरह देखने वाले विचार का सीधा विरोध है। और सही मायनों में यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है कि आखिर वैल्यू यानी मूल्य है क्या। अब कविता अपने तर्क के बिल्कुल कोर में जाती है। यहाँ हम समझेंगे कि अरावली सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर यानी एक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक सांस्कृतिक पहचान का दिल है। कैसे? आइए देखते हैं। तो पहले कविता एक बड़ा ही पावरफुल कॉन्ट्रास्ट सेट करती है। ये सबसे पहले उस विचार को ही नकार देती है कि पहाड़ बस कुछ भौतिक चीजों का कलेक्शन है, जिसे बस तोड़ा जा सकता है या बेचा जा सकता है। इस लाइन की ताकत देखिए, इसकी सादगी में है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ खुद बोल रहा है, मैं सिर्फ चट्टानों का ढेर नहीं हूं। ये उस पूरी सोच को सीधी चुनौती है जो पहाड़ों को माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए एक कच्चा माल, एक रॉ मटेरियल से ज्यादा कुछ नहीं समझती। तो जब ये मटीरियलिस्ट व्यू, ये भौतिक सोच खारिज हो जाती है, तब कविता एक ज्यादा गहरे, एक ज्यादा मीनिंगफुल सच के लिए स्टेज तैयार करती है। एक ऐसा सच जो पत्थरों और चट्टानों से कहीं कहीं आगे है। और ये यहाँ आकर कविता का दिल धड़कता है। अरावली को राजपूतानेरो ह्यो यानी राजपूताना का दिल कहना, ये क्या जबरदस्त मेटाफर है। इस एक लाइन से पहाड़ इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति, उसकी पहचान और उसके जीवन का धड़कता हुआ सेंटर बन जाता है। ये अब सिर्फ जमीन नहीं है, ये जिंदगी है। और ये अगली पंक्ति उस दिल की धड़कन को इतिहास की नब्ज से जोड़ देती है। अब देखिए, पहाड़ सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं रह गया, ये लोगों की विरासत बन गया है, उनकी अमर कहानियों का सोर्स बन गया है, उनके अतीत का, उनके अस्तित्व का एक जीता जागता हिस्सा। यहाँ से कविता में एक बड़ा मोड़ आता है। अब फोकस पहाड़ को बचाने से हटकर उन लोगों की असली ज़रूरतों पर आ जाता है जो वहाँ रहते हैं। ये असली विकास के लिए, रियल डेवलपमेंट के लिए एक सीधी पुकार है। तो सवाल ये उठता है कि अगर बड़े बड़े प्लान्स बनाना और पहाड़ों को काटना सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आखिर है क्या? ये कविता का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ कविता सिर्फ समस्या गिनाने से आगे बढ़कर एक समाधान भी पेश करती है। और देखिए, कवि यहाँ सरकार को एक सीधा इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक बिल्कुल साफ और सरल प्रस्ताव। मानो कह रहा हो, अगर सच में कुछ भला करना चाहते हो ना, तो ये करो। ये फर्क है बड़ी बड़ी हवाई योजनाओं और जमीनी ठोस काम के बीच का। तो क्या है कवि का इलाज? ये सरप्राइजिंगली बहुत ही बुनियादी है। गांवों के लिए रोशनी यानी चांदड़ों, पीने के लिए साफ पानी और पढ़ने के लिए स्कूल। ये तीन बेसिक जरूरतें सरकार की बड़ी बड़ी विनाशकारी योजनाओं के एकदम उलट है। और अब हम आते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक साफ और सख्त विकल्प है। सीधे शब्दों में एक अल्टीमेटम। इस जगह पर आकर कविता का जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है, जो केंद्रीय संघर्ष है, वो पूरी तरह से सामने आ जाता है। एक तरफ सरकार की स्कीम्स हैं, पहाड़ काटना, खाली प्लान बनाना, और दूसरी तरफ लोगों की ज़रूरतें हैं, रोशनी, पानी, स्कूल और उनका इतिहास। ये दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाओं की टक्कर है।
इस आदेश में जो अर्जेंसी है, जो प्रायोरिटी सेट की जा रही है, उस पर गौर कीजिए। मैसेज बिल्कुल साफ है, किसी भी और चीज से पहले लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों को पूरा करना होगा। ये लाइन तो डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज को ही रीडिफाइन कर देती है। और इसके बाद कविता एक बहुत ही पावरफुल और अटल चेतावनी के साथ खत्म होती है। एक ऐसी वार्निंग जहां समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये आखिरी लकीर खींच देती है। और ये रहा आखिरी फैसला। ये स्टेटमेंट बहुत गहरा है कि एक ऐसा विकास जो लोगों की बेसिक जरूरतों को ही नजरअंदाज कर दे, वो सिर्फ गलत नहीं बल्कि पूरी तरह से बेकार है। उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। ये एक जबरदस्त निंदा है, एक फाइनल कंडेमनेशन। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कुछ लोगों के लिए प्रगति का मतलब दूसरे लोगों के अस्तित्व का मिटना हो, तो उस प्रगति की असली कीमत क्या है? और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज सिर्फ अरावली तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे तक जाती है।